की बेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा लाइफ में, हर एक को लेना ही पड़ेगा कि हम लोगों का इन्वेस्टमेंट मैन पावर के साथ साथ टेक्नोलॉजी में है। दुनिया का बेस्ट रॉ मटेरियल अवेलेबल है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। जब भी बात होती है प्रोडक्शन को लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, तो चाइना की बात आ जाती है। चाइना को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। और दूसरा जो इस मामले में आता है वो यूरोप आता है। लेकिन आप हतप्रभ रह जाएंगे कि आज पूरी दुनिया के अंदर हमारे इंजीनियर्ड स्टोन की डिमांड सबसे ज़्यादा है। और हमारी एक कंपनी चाइना पे भारी पड़ जाती है, एक कंपनी यूरोप पे भारी पड़ रही है और एक कंपनी अमेरिका के ऊपर भी भारी पड़ जाती है। गेस करिए वो कंपनी कौन सी है? वो कंपनी है पोकर्ना लिमिटेड, जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट आज पूरी दुनिया में धमक मचाए पड़े हैं। और आज ये पूरा का पूरा कारवां किस लेवल पे आगे बढ़ चुका है कि वो हिंदुस्तान के झंडे दुनिया में बुलंद कर रहा है, उसको जानने के लिए हम पोकर्ना लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं गौतम चंद जी पोकर्ना, हम उनके पास पहुंचे हैं। पोकर्ना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे शो के अंदर। पोकर्ना साहब, हम जानना चाहेंगे कि आपने एक ऐसी कंपनी बना दी है कि सारी दुनिया एक तरफ और पोकर्ना और इसका जो क्वांट्रा है वो एक तरफ। क्वांट्रा जो है वो हमारा इंजीनियर्ड स्टोन का ब्रांड है और पोकर्ना लिमिटेड के अंडर में हमारी सब्सिडरी है पोकर्ना इंजीनियर्ड स्टोन लिमिटेड। तो हम लोग इंजीनियर्ड स्टोन का काम वो कंपनी में करते हैं। और डे वन से हमारा फोकस हुआ करता था कि दुनिया में सबसे अच्छी प्रोडक्ट बनाना है। तो उसके लिए जो चाहिए था टेक्नोलॉजी और मेन चीज़ चाहिए थी रॉ मटेरियल। और फॉर्चुनेटली क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे पास हैदराबाद में ही बहुत अच्छा है, दुनिया का बेस्ट रॉ मटेरियल अवेलेबल है। और टेक्नोलॉजी हमने इटली की जो टेक्नोलॉजी है, पेटेंट टेक्नोलॉजी, वो यूज़ की। बट उसके साथ साथ चाहिए थी चलाने वाले लोग। तो आज इंडिया में अपने जो IITs है, बिट्स पिलानी इंस्टीट्यूट है, वैसे इंस्टीट्यूट्स के जो प्रोडक्ट्स है, आज प्राउडली मैं बता सकता हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी हम इटली से लाई है और उसमें जो न्यू जनरेशन की टेक्नोलॉजी है वो पूरी रोबोटिक है। और हमारे जो कलीग्स है फैक्ट्री में, जो फैक्ट्री चलाते हैं, वो लोगों को ये रोबोट्स चलाने का जितना इंटरेस्ट और जितना एंथुजियाज़म है, वो फॉर्चुनेटली दुनिया में कोई लोग वो लेवल पे आज भी काम नहीं कर सके हैं। मशीन तो बहुत लोगों ने ली है इटली से और रोबोटिक भी टेक्नोलॉजी ली है, लेकिन उसको चलाए कैसा जाए, तो वो क्रेडिट हमारे टीम को मिलता है कि हमने उनको इटली ट्रेनिंग के लिए भेजा। लेकिन जो अडॉप्ट हुआ और जो इनोवेशन हम लोग करते हैं, वो एक मेन प्राइम रीज़न है अपने सक्सेस का। पोकर्ना साहब, आज बात होती है US के अंदर जब आपका प्रोडक्ट पहुंचता है और वहां पे देखने को मिलता है कि हमें पोकर्ना का प्रोडक्ट ही चाहिए, हमें चाइना का प्रोडक्ट नहीं चाहिए। चाइना के प्रोडक्ट को वहाँ दुत्कार दिया जाता है। वर्ल्ड के अंदर आप 90 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा US में आप एक्सपोर्ट करते हैं और बड़ी डिमांड आज आपके स्टोन की है वहाँ पर। तो चाइना को आउट आपने करवा दिया हर जगह पे, क्या स्ट्रेटजी थी इसके पीछे? चाइना का कल्चर काम करने का बिल्कुल अलग है ना। उनके पास कॉस्टिंग का कल्चर है क्योंकि गवर्नमेंट से सब्सिडी बहुत मिलती है उनको। और क्वालिटी का कल्चर, ये नहीं बोल सकता कि मैं चाइना में होशियार लोग नहीं है, चाइना वाले भी होशियार है, इसलिए आज ये पोजीशन पे पहुँचे हुए हैं। लेकिन अपने प्रोडक्ट में उन लोगों का इन्वेस्टमेंट जो है वो उनके खुद के खाली मैन पावर में, मैनुअल वर्किंग में है। फ़र्क ये है कि हम लोगों का इन्वेस्टमेंट मैन पावर के साथ साथ टेक्नोलॉजी में है। तो वहाँ पे आप 99% ऑफ द फैक्ट्रीज़ में देखिए कि एक स्लैब बनाने के लिए 40 से 50 एम्प्लॉयज़ लगे हुए रहते हैं एक स्लैब बनाने के लिए। और मेरे पास 300 मीटर लंबी फैक्ट्री में खाली 5 आदमी फैक्ट्री चलाते हैं प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटेड है, रोबोटिक है। वैसे सपोर्ट स्टाफ तो बहुत है, 550 लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन बाकी सब डिपार्टमेंट में। लेकिन प्रोडक्शन के लिए हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसमें
ह्यूमन वैल्यूज़, ह्यूमन प्रोटेक्शन, क्योंकि हम क्वाड्स में काम करते हैं तो क्वाड्स ब्रीदिंग के लिए अच्छा नहीं है पाउडर, तो हम लोग काम करते हैं कि प्रोटेक्टेड हो, हर आदमी, हर एम्प्लॉय प्रोटेक्टेड हो। इसलिए पूरे हमारे पास लाइन में हर चीज़ कैबिन्स में कंट्रोल्ड है, तो ना पाउडर बाहर उड़ता है, ना कोई एक्सपोजर आदमियों को मिलता है उसका, और फिर साइलेंट एटमॉस्फेयर में काम होता है, ना कोई मशीनों का आवाज़, ना लोगों की आवाज़। तो प्रोडक्शन में हम लोग बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग में रहते हैं कि यूरोप की बेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं। तो कल्चरली अपने इंडियन लोग होशियार है, अभी प्रूव हो गया है कि कंप्यूटर्स अपने जितने लोग अच्छी तरह से चला सकते हैं, बाहर वाले भी नहीं चला सकते। तो हम लोगों ने एक कॉम्बिनेशन किया है कि रॉ मटेरियल बेस्ट है, टेक्नोलॉजी बेस्ट है और मैन पावर बेस्ट है, तो इसलिए एंड प्रोडक्ट भी अच्छी रहती है। पोकड़ा साहब, इस फील्ड में आने से पहले आप क्लोथिंग के दुनिया के अंदर, उसके अंदर बहुत बड़ा काम किया। स्टेंजा आपका एक प्रोडक्ट है, उसकी तरफ आप थे, फिर अचानक से आप स्टोन की तरफ बढ़े, और स्टोन में भी आपने जो नेचुरल स्टोन है उसके अंदर भी काफ़ी बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उसके बाद में आप आर्टिफिशियल की तरफ आए। ये सफ़र कैसे शुरुआत हुई और कौन कौन से हर्डल, चूँकि इंडिया के अंदर हर्डल बड़े आते थे, आजकल थोड़े से कम हुए हैं, पहले बहुत ज़्यादा आया करते थे, तो कौन से हर्डल्स आपने फेस करते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ाया और आज इस मुकाम पे पहुंचाया? ऐसा ये सब पर्सनल पैशन की बात है। मेरे को फैशन से पहले से बहुत लगाव था, तो कपड़े की लाइन में मैं जब कॉलेज में था तब से शुरू किया था। 1974 में कपड़े का काम शुरू किया था। तो बात हंसने की वैसी है कि मैं अच्छे कपड़े पहनना चाहता था, इसलिए फादर जब बोले कि कपड़े का काम कर ले तो मैं सोचा रोज़ नए ड्रेस तो पहन सकूँगा। तो ऐसे कुछ डिसाइडेड नहीं होता है लाइफ में काम। और जब कपड़े का काम अच्छा हो रहा था तो ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स हुआ कि मौका मिला, चलो एक नई बिज़नेस में घुस जाएंगे। ग्रेनाइट की क्वारीज खरीदी हमने। क्वारीज में रॉ मटेरियल बेचते थे, तो बाद में लगा कि नहीं, वैल्यू एडिशन करके बेचना चाहिए। जब फॉरेन एक्सचेंज की बहुत कमी थी इंडिया में, तो हम सोचते थे हम भी कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें बाई अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। तो पत्थर पूरा एक्सपोर्ट ही करता था मैं। तो 1991 में पत्थर के लाइन में आया था, और जब 91 में पत्थर का काम शुरू किया तो फोकस यही था कि मैं खाली एक्सपोर्ट करूँगा। तो फोकस करके मैंने बहुत घूमा, पूरे दुनिया में बहुत घूमा, 3 साल। फिर अच्छे अच्छे कस्टमर्स ढूंढे। जब वो ज़माना था कि इंडिया के बारे में बात ही नहीं करना चाहता था कोई अमेरिका में कस्टमर, कि हमको इंडिया से माल नहीं चाहिए, तो मैंने डिलीवर किया प्रोडक्ट, और जो कमिट किया उससे अच्छा डिलीवर किया। तो एक ट्रस्ट बन गया है कस्टमर्स का कि नहीं, ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये लोगों को ट्रस्ट कर सकते हैं। तो जब एक कंटेनर दिया तो हमने भेजा अच्छा मटेरियल, तो 2 मिला, 2 मिला तो 2 भेजा तो 50 मिले, 50 मिले तो 100 मिला। तो ऐसे ही बढ़ता गया काम। फिर एक बार ऐसा आया कि ग्रेनाइट की जगह पे लोगों का मानना था कि कोई क्वार्ट्ज जैसी नई प्रोडक्ट बन रही है अमेरिका में, वो हम क्यों नहीं बनाए, आप क्यों नहीं बना सकते हमारे लिए। तो वो हमने जब स्टडी किया तो पता चला कि इंडिया में सबसे अच्छा क्वार्ट्ज है, हैदराबाद में बहुत अच्छा क्वार्ट्ज है। तो हिम्मत नहीं हुई कि इतना इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएंगे। तो हमारे बैंक के चेयरमैन ने मेरे को बहुत एंकरेज किया कि बोला, आप क्यों फ़िक्र करते हैं इन्वेस्टमेंट का, हम दे देंगे आपको जितने पैसे चाहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस है ये प्रोडक्ट में तो आप कीजिए। तो क्योंकि मैं कपड़े से कनेक्टेड था, डिज़ाइनिंग से कनेक्टेड था, तो ये भी लाइन मोर और लेस सेम थी। तो डिज़ाइन हम कपड़े में नहीं करेंगे, पत्थर में करेंगे। इसीलिए क्वार्ट्ज में चले गया। तो फिर क्वार्ट्ज तो नई इंडस्ट्री थी बिल्कुल वर्ल्ड के लिए, लेकिन वो एक डिटर्मिनेशन था कि जो काम करेंगे आई वांट टू बी द बेस्ट। तो वो डिटर्मिनेशन से आज भी वही रास्ते पे चल रहे हैं हम, कि वी हैव नाउ रीच्ड दैट लेवल दैट आई डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन अबाउट माय कंपनी in the world market in stone industry. And we feel proud that other countries, people now realize that Indians are better than others.
Indians are better than Chinese. And we have gone to prove that Indians are better not only better than Chinese, but we are better than Europeans and Americans. क्योंकि हमने प्रोडक्ट इतनी अच्छी अभी देना शुरू की है मार्केट में, बिकॉज ऑफ अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ आवर आइडियाज़ टू ब्रिंग इन न्यूनेस. तो दैट इज़ व्हाट कीपिंग अस गोइंग. ये युवाओं के लिए भी बड़ा प्रेरणाप्रद चीज़ है कि जैसे आपने टेक्नोलॉजी को साथ साथ में लिया है, तो सर इसमें किस तरीके से आपने टेक्नोलॉजी को इनेबल किया, और साथ में चूँकि पहले से भी आप डिज़ाइनिंग फील्ड में थे, इस तरीके से उसमें देख रहे थे कि कपड़ों के अंदर कैसे नई चीज़ें आ सकती हैं, नवाचार जिसको बोल सकते हैं, इनोवेशन बोल सकते हैं, तो कैसे सर इसमें इनेबल किया आपने ताकि एक नई ही चीज़ निकल के आई? कोई भी काम जब करते हैं ना तो दिल से करना चाहिए, और जब आपका दिल और दिमाग दोनों लग जाए तो आप फिर क्या खोज में निकल जाते हैं, रिसर्च में, कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है. तो कपड़े में हम हमेशा सोचते थे कि कोर्स काउंट जब बनता था, जब 70s में 80s में, तो उसको फाइन काउंट में बनाने से क्या फ़ायदा है, कपड़ा कितना अच्छा बनेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे अच्छी आएगी, लुक कितना अच्छा आएगा. तो वही काम हम पत्थर में भी किए कि नई से नई मशीन जो दुनिया में बनती है उसको कैसे लाएं और कैसे अडॉप्ट करें, तो प्रोडक्ट कैसे इम्प्रूव हो सकती है. तो क्वार्ट्ज में भी अभी हम वही करते हैं कि उसमें जितने कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पिगमेंट समझो आप, या क्वार्ट्ज बोलिए, या हम थोड़े स्पेशलाइज्ड मटेरियल यूज़ करते हैं, क्रिस्टोबलाइट बोलते हैं, या रेजिन यूज़ करते हैं. तो हम हमेशा ये खोज में रहते हैं कि दुनिया में ईच प्रोडक्ट सबसे अच्छी कहाँ मिलेगी और वो क्यों अच्छी है. जब तक वो हमको पता नहीं चले कि ये सचमुच अच्छी है, तब तक हम यूज़ नहीं करते, और जब पता चल जाए कि ये सबसे अच्छी है तो उसके सिवा दूसरी यूज़ नहीं करते हम. तो वो मेरा एक हमेशा का एक समझिए तरीका ही है काम करने का, कि लोग बोलते हैं कि कीड़ा है, लेकिन वो कीड़ा मेरे को पसंद है. तो मैं अपने हिसाब से जब भी करता हूँ, या तो मैं नहीं करता बिल्कुल ही, अब करता हूँ तो वो इट हैज़ टू बी द बेस्ट. अब बेस्ट का आप डेफिनेशन कैसे करेंगे कि बेस्ट में उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी आनी चाहिए, वो लव एट फर्स्ट साइट होना चाहिए प्रोडक्ट में, कि आप प्रोडक्ट एक बार देखो, दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, आपको ज़्यादा पसंद आएगी. ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए उसमें, और वो हर चीज़ जो एक फ़िलॉसफी है, हम वो फ़िलॉसफी को लेके चलते हैं कि आज अच्छी चीज़ बन गई उसका मतलब हम यहाँ अभी रुक जाएंगे, या ऐसा नहीं, कल वापस नया क्या बनाया है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आपने कंटिन्यूस फोकस किया. तो आज भी हम दुनिया में जो भी चीज़ बनती है, जो बन सकती है, वी वांट टू बी द फर्स्ट. भले ही उसमें कुछ नुकसान हो या उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी सक्सेसफुल बनाने के लिए, बट वो एक शौक़ है कि अपने को नया इनोवेशन हमेशा लाना चाहिए, और नई प्रोडक्ट हमेशा मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए. और भगवान की दया से जो एक्सपीरियंस है, अभी ऑलमोस्ट मेरा 49 ईयर्स का एक्सपीरियंस है बिज़नेस का, तो मोर और लेस वो भगवान की मेहरबानी से सक्सेस होते ही हैं, कभी थोड़ा जल्दी या कभी थोड़ा लेट, बस. सर टीम चूज़ करने में, चूँकि आपका इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, आपके साथ में मैं देख पा रहा हूँ कि जो लोग आपके साथ में जुड़े, आपकी टीम है, वो भी आपके साथ ही वो मतलब उम्र लेती जा रही है, आपके साथ ही जुड़े हुए हैं. तो ऐसा क्यों है, और प्लस आप नई टीम को चूज़ करते हुए क्या कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हैं कि ये मेरे साथ में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे, कैसे बढ़ेंगे? ये सब चीज़ों में एक, जब मैं नया मेंबर टीम में लेता हूँ, मैं सबसे पहले देखता हूँ उसकी एटीट्यूड क्या है. इज़ ही विलिंग टू अडॉप्ट लाइक आई वांट हिम टू अडॉप्ट? इज़ ही विलिंग टू चेंज? इज़ ही विलिंग टू परस्यू? इज़ ही विलिंग टू फॉलो द वैल्यूज़ एंड एथिक्स दैट organization, however small or big we are, is he molding himself into that? And that is not meaning bringing me more business and more profits. मेरी थोड़ी फिलॉसफीज़ अलग है कि मेरे कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी मिलना चाहिए. मेरे कस्टमर को कभी भी मेरा आदमी उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं होना चाहिए. मेरा आदमी कभी उसको ड्यूप नहीं करना चाहिए. होशियारी दिखा के 2 कंटेनर ज़्यादा नहीं बेचना चाहिए.
वी आर ऑल हियर टू सर्विस ए कस्टमर। मेरा फिलॉसफी है कि मैं अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस कैसे दे सकूं, क्योंकि फिर प्रोडक्ट तो उसको चाहिए तो वो लेगा ही, वो कहाँ जाएगा। तो अगर मैं सर्विस अच्छी दे सकूं और मैं एक ट्रस्ट कंटिन्यूसली बिल्ड कर सकूं, तो आज हमारा काम जितने कस्टमर से होता है, मैं प्राउडली कह सकता हूं कि मेरे फर्स्ट कस्टमर्स आज भी वही कस्टमर्स है, मेरे फर्स्ट एम्प्लॉयज़ भी आज मेरे एम्प्लॉयज़ है, मेरा फर्स्ट बैंकर भी आज मेरा बैंकर है। तो मेरी एक फ़िलासफ़ी में वो सेटिस्फैक्शन होता है कि या तो आप सेलेक्ट करने के टाइम पे राइट आदमी को चूज़ करो, एंड दे शुड स्टैंड अप टू योर एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली। बट जब आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, आप अगर ठीक नहीं है फिर दुनिया को ब्लेम करने से फ़ायदा नहीं है। बट एक सर, एक मोटा मोटी एक चीज़ आ जाती है कि जो एम्प्लॉय हैं ट्रेन हो जाते हैं, थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है उनमें, फिर उनको लगता है कि हाँ इट्स टाइम टू मूव, और वो नई किसी कंपनी में स्विच करेंगे, या फिर उनको जाहिर सी बात है कहीं पे भी जाते हैं उनको नया पैक मिलता है। बट आपके साथ ये एक बहुत कम देखने को मिलता है, ऐसा क्यों है? वो होता भी होगा, मेरे पास भी अभी जैसे 1200 एम्प्लॉयज़ 1300 एम्प्लॉयज़ है, उसमें कोई ना कोई तो आता ही होगा, जाता भी होगा, लेकिन नॉट द पीपल हु मैटर्स। सी, आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग्स का अपना खुद का नीड है, तो मैं उसको बुरा नहीं सोचता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि उसको भी तो बढ़ने के लिए कोई दूसरी जगह चांस मिलती है तो बढ़ना चाहिए, व्हाई नॉट। ये तो दुनिया है, अपने ठेका तो लेके रखा नहीं है किसी का, और वी डोंट हैव फोर्स्ड लेबर वर्किंग सिस्टम। लेकिन माहौल हम ऐसा बनाते हैं कि वो कहीं नहीं जाए, क्योंकि देयर इज़ अ कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोसेस, देयर इज़ अ कंटिन्यूस फैमिली वेलफेयर, कंटिन्यूस हीज वेलफेयर। क्योंकि हम एक ऐसी कंपनी है, हमारे पास हर 6 महीने में हेल्थ चेकअप होता है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एम्प्लॉयज़। डॉक्टर आता है हर हफ्ते एक दिन, किसी को कुछ नहीं को तो बीपी है, बुखार है, कभी खांसी है, कभी शुगर है, हर एक ना कुछ तो बीमारी होती है। तो ये थोड़े छोटे छोटे वेलफेयर स्कीम्स है जिससे एक अपनापन रहता है, क्योंकि वो तो अपने फैमिली के मेंबर के वैसा है, अगर अपन नहीं देखेंगे तो कहाँ जाएगा वो। तो अभी तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा एक स्टाफ क्वार्टर्स बनाएं अच्छा सा, जो बैचलर अकोमोडेशन है, फैमिली अकोमोडेशन है, वो भी हमारे पास ही रहे, सो दैट वो आदमी को आने जाने की तकलीफ़ नहीं हो। तो हम लोग बहुत सी चीज़ें सोचते रहते हैं कि इसलिए हम बेस्ट प्लेस टू सर्टिफाइड प्लेस भी है, कि हम चाहते हैं कि एक बार एम्प्लॉय आ जाए तो अनलेस उसको खुद को कोई प्रॉब्लम है तो छोड़ के नहीं जाए, और रेगुलर उसका जो सैलरी पैकेज है या फैसिलिटीज़ है, और मोर देन एवरीथिंग मैं समझता हूँ कि लोग इसलिए पोकरना में हमेशा काम करना चाहते हैं कि एक कंफर्ट फैक्टर है, एक ट्रस्ट फैक्टर है। हमारे पास वो आजकल का जो कल्चर है कि प्रेशर में हम किसी से काम नहीं करवाते, और ना मेरे पास टारगेट सिस्टम है कि आप इतना बिजनेस लाना ही पड़ेगा, इतना प्रोडक्शन होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम लोग जब नया काम करते हैं तो कभी कभी प्रोडक्टिविटी भी कम हो आएगी, कभी कभी सेल्स भी कम हो जाएगा, मार्केट फोर्सेस प्ले करते हैं कि मार्केट संडा है, कभी कुछ वॉर हो गया अभी जो चल रहा है, कभी कुछ हो गया, कभी रिसेशन आ गया, बट ये तो पार्ट ऑफ द साइकिल है ना, चलते रहेगा। तो रिलेशंस हमेशा कॉर्डियल रहना चाहिए, वेदर इट इज़ विथ कस्टमर, वेदर इट इज़ वेंडर, वेदर इट इज़ एम्प्लॉय, वेदर इट इज़, और वो ट्रस्ट जो है ना, वो ट्रस्ट ही बॉन्डिंग है। तो एक एम्प्लॉय से मैक्सिमम जो अपनी इफ़िशियंसी आपके सामने शो कर सके, इसके लिए आपको किस तरीके से आप उसको मोटिवेट करते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ज़्यादा फ्रीडम देता हूँ। मैं कभी वो हैंड होल्डिंग, तू ये कर, ये मत कर, ये मत कर, ये कर, वो कभी नहीं करता हूँ। मैं खाली अपने हिसाब से उनको मेंटोरिंग करता हूँ कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ नॉट गुड, व्हाई इट इज़ नॉट गुड। बाकी क्या है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ इंटेलिजेंट। मैं समझता हूँ कि
अपॉर्चुनिटीज़ किसी को ज़्यादा मिलते हैं तो अभर के आ जाता है, कभी किसी को कम मिलते हैं, बट मेरी थोड़ी फिलॉसफी अलग ही है। तो मैं सोचता हूँ कि बिज़नेस में अर्निंग मनी इज़ ए बाई प्रोडक्ट। और डेफिनेटली आप काम करेंगे तो पैसे कमाएंगे ही, अगर सही काम कर रहे हैं तो ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा मिल सकेंगे, और ज़्यादा ग्रोथ होएगा। लेकिन मैं प्रेशर में ना मैं काम करना चाहता हूँ, ना मैं एम्प्लॉयज़ को एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्रेशर में काम करें। अच्छा सर, आपने पूरे वर्ल्ड में देखा है कि बाकी जगह पे यूएस के अंदर आपने देखा है या यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आपने देखा है कि इंडियंस को लेकर के जो एक धारणा अभी चेंज हुई है कि पहले जो लोग कुछ और मानते थे, लेकिन आज की डेट में मानते हैं कि यस, इंडियंस जो है वो काफ़ी कुछ पहले वाले जो मतलब मंत्रों वाला देश, सांपों वाला देश समथिंग से लेकर के आज की डेट में हम एक स्पेस पावर, जैसे अभी जो स्टोन की इंडस्ट्री के अंदर, जाहिर सी बात है, हम आपने जो वहाँ डंका बुलंद किया है, तो अब सर कैसे, पहले क्या कुछ देखते थे ऐसा कि जो गलत था, अब ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है? मैं फॉरेन ट्रैवल कर रहा हूँ 1978 से, तो ऑलमोस्ट अभी कितने साल हो गए, 45 साल हो गए ऑलमोस्ट। मैंने बहुत चेंज देखा है। जब मैं शुरू में यूरोप में जाता था तो पहले बात तो मेरे को 10-10 दिन तक कोई एक इंडियन दिखता ही नहीं था, एक भी इंडियन नहीं दिखता था, क्योंकि मैं ऐसी जगह जाता था जहाँ इंडियन कम जाते थे। मैं फैशन रिलेटेड शोज़ में जाता था, पेरिस में और मिलान में, वहाँ कोई इंडियन आता ही नहीं था। वो आता था भी तो वहाँ एक आधा घंटा 2 घंटे टाइम पास करता था, बाकी शॉपिंग को चला जाता था या साइट सीइंग को चला जाता था। मैं सुबह से रात तक शो में रहता था। और जब सब लोग सोचते थे कि इंडिया में क्या है फैशन, तुम इंडिया के लिए क्यों आते हो यहाँ, तो फ़र्क इतना ज़्यादा आ गया अभी तो। और स्पेशली सच पूछे तो लास्ट 10 ईयर्स में जितना मोदी जी का जब से प्राइम मिनिस्टरशिप लेना हुआ, ये कोइंसिडेंस है या उनकी बदौलत है या पैरेलली दोनों चलता है समझो, लेकिन अभी इंडिया को हर आदमी इज्जत से देखता है, एकदम इंडियन को रिकॉग्नाइज करता है कि इंडियंस स्मार्ट है, इंडियंस इंटेलिजेंट है, इंडिया में पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में अभी। तो एक वो भी रीज़न है कि जो यंगस्टर्स है इंडिया में, वो सब पढ़ के आज जो अमेरिका में जाके या यूरोप में जाके नौकरी करते हैं, और वो लोग डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, तो उनको उनसे फ़ायदा मिलता है। इंडियन एम्प्लॉयज़ को आज मैं देखता हूँ कि बहुत से मेरे खुद के डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं कि ओ इफ़ इज़ इंडियन ही इज़ गोइंग टू बी गुड, सो वील एम्प्लॉय हिम। उनको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि इंडियन है तो एक तो सिंसियर रहेगा दूसरों से ज़्यादा, और हार्ड वर्किंग रहेगा, और वो सचमुच हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट है, इसलिए रिकग्नाइज्ड है। मीन्स सर, गवर्नमेंट फैक्टर कुछ काम करता है? जैसे पहले मनमोहन सिंह फैक्टर था, लेकिन उसके बाद में मोदी फैक्टर आया, तो गवर्नमेंट फैक्टर का उसमें पर्सपेक्टिव चेंज करने में कुछ रहता ऐसा है। सबसे पहला बात तो ये है कि पहले मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत कम लोग बोलते थे कि आपके पास प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह है, लेकिन आज मोदी जी के बारे में दुनिया में हर आदमी को मोदी जी का नाम मालूम है। अब वो उनका करिश्मा है, वो उनका जो स्टाइल है, जो काम करने का तरीका है, और हो सकता है कि फॉरेन रिलेशनशिप्स मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा बढ़ गया है। इंसिडेंटली मैं एक बार कोलंबिया में था, तो वहाँ पे अपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी वहीं थे। ऐसा लग रहा था कि इंडिया हैज़ अराइव्ड इन कोलंबिया, क्योंकि उन्होंने बड़ा झंडा लगा के रखा था, एंड वहाँ का जनरल मैनेजर बोल रहा था कि ओ सम इंडियन पर्सन इज़ कम, एंड तो हमको बोल रहा था कि आप भी वो डेलीगेशन में है क्या। हम तो वो होटल में ही रुके हुए थे। तो जयशंकर जी से हमारी मुलाकात हुई, तो ही वॉज ऑलवेज रनिंग एंड वर्किंग। तो वो बोल रहे थे कि मैं कल वहाँ था, आज यहाँ हूँ, कल वहाँ जा रहा हूँ, परसों वहाँ जा रहा हूँ। तो इट शोज़ दैट गवर्नमेंट इज़ वर्किंग डेफिनेटली।
जो रिमोट जैसे कंट्री कोलंबिया में जाके ये काम कर रहे हैं, कनेक्शन बढ़ा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ रहा ही है। तो सर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के जो प्रोडिक्ट किया जा रहा है कि 2017 या 2030 के अंदर हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वो तो पहुँचेंगे ही। एक्चुअली मेरे हिसाब से तो वो नंबर छोटा है, अगर थोड़ा और गवर्नमेंट पुश करे तो और ज़्यादा आ जाएगा। अच्छा, तो सर क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को आपके अकॉर्डिंग? वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो बोलते हैं वो धीरे धीरे हो रहा, वो थोड़ा और फास्ट पेस पे होना चाहिए। अभी हम तो देखते हैं ना कि इतने कामों में इतना इजी हो गया है वर्किंग, और वो भी थैंक्स टू इलेक्ट्रॉनिक। अभी जो कनेक्टिविटी है, अपनी स्पीड समझिए, नेटवर्किंग की स्पीड समझिए, या ऑनलाइन काम करने का गवर्नमेंट का तरीका समझिए। पहले हर चीज़ फिज़िकल पूछते थे, आजकल आप कंप्यूटर पे ऑन लोड कर दो, और लोड करने के बाद आपको वापस फॉलो अप करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ ए प्रूफ दैट आपने अपना काम कर दिया, गवर्नमेंट अपनी काम करेगी। तो बहुत फ़र्क पड़ गया अभी, इवन कस्टम्स में या रेगुलेशंस में आप सीधा काम कीजिए, कोई तकलीफ़ नहीं है आपको। सर आप चाइना वालों का भी एटीट्यूड देखते हैं कि चाइना ने बड़ी एग्रेसिवली मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनाई थी और कई सारे और काम किए गए, जिनसे वर्ल्ड के अंदर उनके प्रोडक्ट्स हैं वो तेज़ी से बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग को उन्होंने बूस्ट करने की कोशिश की। आज इंडिया को उस रफ्तार के मुकाबले कैसा देख पा रहे हैं आप, और क्या हम अभी भी अपन बहुत स्लो है? तो कैसे बहुत स्कोप बहुत है, क्योंकि अमेरिका में स्पेशली जो बड़ा मार्केट है, क्यों अमेरिका की बात करता हूँ मैं, कि मेरे हिसाब से अमेरिका का जो कंजम्पशन इकोनॉमी है वो दुनिया में कहीं नहीं है उतना। है थोड़ी जगह भी, अच्छी जगह है, और लेकिन कंपेयर टू अमेरिका कहीं नहीं है। और वहाँ हर प्रोडक्ट अभी भी आज भी मेड इन चाइना की मिलती है। तो मैं चाहता हूँ कि वो हर चीज़ मेड इन इंडिया की हो सकती है आराम से। वहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ कोई बड़ी खाली वॉल्यूम बड़ा है, इसलिए दे आर एबल टू मैच द प्राइस। और बड़ा वॉल्यूम इंडिया में बन सकता है, क्योंकि अपने मैन पावर अभी वी आर बिगर देन चाइना, और अपना यंग मैन्युफैक्चरिंग मैन पावर है। चाइना में अभी सब बूढ़े हो रहे हैं, तो इंडिया का आउटपुट अच्छा हो सकता है। सर गवर्नमेंट को कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए कि हम बहुत तेज़ी के साथ में कौन कौन सी प्लानिंग्स को लॉन्च करना चाहिए ताकि हमारा यूथ बहुत जल्दी इसमें आ सके, प्रोडक्टिविटी में बढ़ सके? मैक्सिमाइजली हम अगर देखते हैं बहुत सारे स्टेट्स के अंदर कि गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो जाए हमें कैसे भी करके, वो जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज कैसे हो? नहीं, अभी तो गवर्नमेंट की खुद की थिंकिंग है कि यू बिकम जॉब प्रोवाइडर इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर, तो वो अच्छी थिंकिंग है ना। तो लेकिन प्रोवाइड करने के लिए जो मिसिंग है वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिसिंग है। आज अपने पास इंडिया में क्या लैकिंग है, मैं छोटी चीज़ बताता हूँ आपको। ना अपने पास क्वालिफाइड कारपेंटर है, ना क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन है, ना क्वालिफाइड प्लम्बर है। जो रोज़ का ज़रूरत है उसमें आपका कोई फोकस ही नहीं है। जो वेरी इजीली आप हर सिटी में, हर सेंटर में दो चार इंस्टीट्यूट खड़ा कर दीजिए, और उसमें आप क्वालिफाइड लोग निकालिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी तो बढ़ते जा रही है और बढ़ते रहेगी। अभी और 10-15 साल तो बूम रहेगा इंडिया में कंस्ट्रक्शन का भी, क्योंकि सब लोग बड़े हो रहे हैं, उनके अर्निंग बढ़ती जा रही है। आज आप हैदराबाद में, मैं तो हैदराबादी हूँ तो इसलिए बताता हूँ कि आज आप बिलीव नहीं कर सकते कि हैदराबाद इतना आगे बढ़ गया है। पूरे यंगस्टर्स जो काम करते हैं खुद कमा रहे हैं और खुद खर्चा कर रहे हैं। पहले क्या था कि फैमिली में हेड ऑफ़ द फैमिली या 2-4 बड़े लोग कमाते थे, बाकी सब लोग खर्चा करते थे। आज तो 20 साल के बाद हर आदमी अपना खुद का कमाई कर सकता है। आप एक क्वालिफाइड ग्रेजुएट बन गए और उसके बाद में आपका इंटरेस्ट है तो आप खुद अर्न अपना कर रहे हो और आप अपना खुद का खर्चा भी कर रहे हो, तो इकोनॉमी कितनी बढ़ रही है। पहले वो नहीं था। तो अभी स्कोप बहुत है, बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडिया में, लेकिन पॉलिटिशियंस उस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि जो छोटे छोटे चीज़ है उसमें ही आप, अब जैसे यूरोप में और अमेरिका में होता है कि हर प्रोफेशन के लिए ट्रेंड प्रोफेशन कोचिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, तो उसके बाद में आप डिसाइड करो आपको जो काम करना है। आपको
इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनना है, आपको आईटी इंजीनियर बनना है, या आपको मेडिकल डॉक्टर बनना है, या आपको और कोई इंजीनियर बनना है, तो हर जॉब की वैल्यू है। ये नहीं है कि वहाँ पे प्लम्बर ज़्यादा नहीं कमाता है या कोई टेलर ज़्यादा नहीं कमाता है, तो वहाँ तो उल्टा दीज पीपल आर मोर इन डिमांड, कंस्ट्रक्शन लेबर इज़ मोर इन डिमांड। अच्छा सर, एक चीज़ ये है कि जो नया बिजनेसमैन आ रहा है हर फील्ड के अंदर अलग अलग आ रहा है, आपने जैसे शुरुआत करी थी तब टेक्नोलॉजी उस लेवल पे नहीं थी, आज बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ रही है। तो सर नया बिजनेसमैन आ रहा है, उसको वास्तव में क्या ऐसी चीज़ें जो भी फील्ड में आ रहा है, क्या क्या चीज़ें उनको विशेष तौर पे ध्यान रखनी चाहिए? सी, आप बिजनेस में आ रहे हो या कहीं भी कुछ भी प्रोफेशन, आप सिंसियर होना चाहिए सबसे पहले तो काम के लिए। आप खाली आप क्या बोलते कि मैं 10 to 5 का जॉब करूँगा, वो नहीं चलेगा, क्योंकि काम जब तक कंप्लीट नहीं हुए उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो लोगों का आजकल के ज़माने में ये अपने अनफॉर्चुनेटली यंगस्टर्स में थोड़े ऐसा भी है कि उनको ना डिसिप्लिन है, ना वर्क एथिक्स है, ना वैल्यू है। तो वो लोग कैसे डिसिप्लिन बने, ये फोर्स से नहीं होता, ये इनबिल्ट रहता। तो एक तो कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं जो काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को है उसको कितना अच्छी तरह से करूँ मैं। बाकी नहीं तो इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है अपने पास। अपने यंगस्टर्स आर वेरी इंटेलिजेंट बिकॉज थैंक्स टू आज एक्सपोजर अपने कंप्यूटर से और गूगल से या समझिए कि टेलीविज़न से इतना ज़्यादा हो गया है कि यंगस्टर्स आर आल्सो इक्वली इंटेलिजेंट लाइक अदर यंगस्टर्स इन द वर्ल्ड। अपने पास अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम है अभी भी, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट ही करना चाहिए, गवर्नमेंट ही जॉब क्रिएट करना चाहिए। गवर्नमेंट के भरोसे पे नहीं रहना चाहिए, अपना खुद का काम अपन खुद एक्सप्लोर करके जब एक इनिशिएटिव लेंगे तो एंटरप्रेन्योरियल स्किल जो है वो जब तक आप करेंगे नहीं तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा लाइफ में, हर एक को लेना ही पड़ेगा, भले वो काम का हो या जॉब का हो या खुद का सेल्फ बिजनेस करो या दूसरे के पास काम करो। तो कमिटमेंट का थोड़ा कमी है लगता है इंडिया में। बट अभी जो लास्ट 10 ईयर्स में अपने जो देख रहे हैं, वी आर मोर देन हैप्पी टू सी द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। नए यूथ के लिए आपने ये तमाम तरह की बातें बताई। अब आने वाले टाइम पे आप जो वर्ल्ड के अंदर जाहिर सी बात है झंडा आपने बुलंद किया है, अब आने वाले 5 साल के बाद में इस कंपनी को कहाँ देखना आप चाह रहे हैं कि वहाँ तक हम पहुँचने वाले हैं? मैं नंबर्स की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन आज हमने जो एक अपनी पोजीशन बनाई है, मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं काम करूँ उसमें रोज़ कुछ ना कुछ नया वैल्यू एडिशन करूँ, सो दैट मेरे कस्टमर हमेशा मेरे कस्टमर बने रहे। और वो एक सेटिस्फैक्शन जो मिलता है ना कि हमने आज ये नया किया, ये एक्सेप्ट हो गया, कल ये नया किया, वो भी एक्सेप्ट हो गया, तो उसका जो वैल्यू है पैसे कमाने से बहुत ज़्यादा है। कि हम लोग नया इनोवेशन सोचते हैं, फिर मशीन लाते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका सक्सेस होता है, फिर दुनिया में हर आदमी बात करता है। क्योंकि हर शो में अभी ये होता है कि हर आदमी, हर कस्टमर इंडस्ट्री में एक दूसरे से बात करता है कि क्या नया देखा आपने। और हमको खुशी ये होती है कि हर आदमी बोलता है कि आप पोखरना बूथ में गए, नहीं तो फिर आप क्या देंगे, आप खाली पोखरना बूथ में जाके आ जाओ, आपको नई चीज़ दिखेगी वहाँ पे। तो सोचते हैं कि हम ऐसे ही आगे चलते रहें बस। सर, जो पोकरना नाम है वो राजस्थान के पोखरण से है, जहाँ पे आज से 25 साल पहले न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने किया था और उसकी वजह से हम न्यूक्लियर सुपर पावर बन पाए हैं। सर, वो लैंड भी आपसे चाहती है कि आप वहाँ के लिए कुछ करें जहाँ से आप निकले थे, आपके पुरखे। और ज़ाहिर सी बात है, जैसा हमें पता चला कि आपके पुरखे जो थे वो वहाँ से पैदल हैदराबाद आए थे। आप वहाँ जा कर के आप क्या करना उस लैंड के लिए पसंद करेंगे? सच पूछे तो
मैं तो नहीं, मेरे डैडी भी नहीं गए थे वहाँ। तो हमारा एक्चुअली रूट्स वहाँ कुछ है नहीं, लेकिन चाहूँगा कभी कुछ हो सकता तो करूँगा। लेकिन हम लोग हैदराबादी है, हार्डकोर हैदराबादी है, तो जो कुछ हो सकता है CSR में हम लोग यहाँ करते रहते हैं और बाहर भी करते रहते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर मैं कुछ जॉब क्रिएट कर सकूँ वहाँ पे जाके, अभी मेरी भी उम्र हो रही तो, बट अगर मैं चाहूँगा कि ना खाली खर्चा करने से या कोई किसी को पैसे देने से अच्छा कितने लोगों को मैं और ऐसे बनाऊं जो खुद कमा सके। तो अभी राजस्थान में जहाँ तक मैं देखता हूँ कि सिटीज़ के अलावा बाकी कुछ ज़्यादा ग्रोथ होता नहीं है वहाँ पे। तो ये तो एक्चुअली वहाँ के पॉलिटिशियंस और वहाँ के लोग जब वो रहते हैं वो लोग करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक बार चले जाऊँगा, 2 बार चले जाऊँगा तो कुछ होगा नहीं उससे। और अब हम यहीं हैं तो पूरी फैमिली यहीं है और हम लोकलाइज है ज़्यादा पहले से। बट सर वो लैंड है जो अभी ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, वो है जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, विंड एनर्जी का वहाँ पे स्कोप है, मतलब स्कोप वाली लैंड है। आने वाले टाइम नहीं, पे दुबई बन सकती है। जैसे राजस्थान में वैसे तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, अभी माइनिंग इंडस्ट्री अच्छी चल रही है। और बट खाली इतना ही है कि हम लोग यहाँ इतने सॉलिडली बसे हुए हैं, वापस अभी ये एज में माइग्रेट होके वहाँ नया काम शुरू करके देखें वो मुश्किल है। कोशिश करेंगे, देखते हैं। वो लगाव तो ज़रूर है, तो वो जो बोलते हैं ना कि मातृभूमि टाइप का लगाव हमारा बहुत है राजस्थान से। इसलिए खाना भी जब खाते हैं तो मेरे को हमेशा राजस्थान का खाना वहाँ जाके खाने में बहुत अच्छा लगता। तो सब लोग बोलते पूरी दुनिया घूमने के बाद फिर बोलता राजस्थान का ही खाना अच्छा है। यही रूट होते हैं। थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि अभी रूट डिस्कनेक्ट हो गए। एक्चुअली में क्या है कि राजस्थानी के रूट एक बार स्टार्ट हो जाते हैं वो कभी पीढ़ियों में भी ख़त्म नहीं होते। खैर सर, आपने बहुत सारे डिस्कशंस हमारे साथ में किए और यूथ इन तमाम बातों को जब जानेगा तो वो भी एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। आज आप देख पाते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत सारे मोटिवेटर्स आ चुके हैं, लेकिन ये पोकरना साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने इतने संघर्षों के बाद में और हर तरह की चीज़ें फेस करके अपना खुद का रास्ता बनाया है, धारा के विपरीत बहे हैं और अपना खुद का रास्ता तैयार कर लिया है। और आज पोकरना लिमिटेड किसी तरह की पहचान की मोहताज नहीं है। वर्ल्ड के अंदर भारत के झंडे आपने गाड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।